भारत का 2026 का बजट। अब सवाल ये है कि क्या ये बजट देश को वाकई विकास के रास्ते पर आगे ले जाएगा या फिर इससे अमीर और गरीब के बीच की खाई और गहरी हो जाएगी। देखिए, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये एक ऐसा दस्तावेज है जो हम सबके भविष्य की दिशा तय करता है। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और इसकी सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं। एक ही बजट को लेकर ना दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं। एक तरफ सरकार इसे विकसित भारत की ओर एक बहुत बड़ा कदम बता रही है, वहीं दूसरी तरफ जो आलोचक हैं वो इसे दिशाहीन और आम आदमी के खिलाफ कह रहे हैं। तो आखिर सच क्या है? चलिए सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं, नौकरियां। हम सब जानते हैं कि भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है, पर सवाल ये है कि क्या इस बजट में उनके लिए, उनके भविष्य के लिए पर्याप्त मौके हैं? ऐसा लगता है कि सरकार का बड़ा दाम चिप्स बनाने पर है, शर्ट्स सिलने पर नहीं। मतलब पैसा उन इंडस्ट्रीज पर लगाया जा रहा है जिनमें मशीनों का इस्तेमाल ज्यादा होता है, इंसानों का कम। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या भारत जैसे विशाल आबादी वाले देश के लिए ये स्ट्रैटेजी सही है? अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 21%। ये क्या है? ये है PLI स्कीम्स के तहत नौकरियां देने की कामयाबी का रेट। वादा था 60 लाख नौकरियों का और असल में मिली सिर्फ 12.6 लाख, मतलब वादे का सिर्फ 21%। ये आंकड़ा अपने आप में एक पूरी कहानी कह रहा है। ये साफ बताता है कि सिर्फ हाईटेक इंडस्ट्री पर ध्यान देना शायद काफी नहीं है। भारत की जमीनी हकीकत वो इन आंकड़ों में छिपी है। हमारी 90% नौकरियां इनफॉर्मल हैं। लगभग आधी आबादी आज भी खेती पर ही निर्भर है। और सोचिए, हर साल 70 से 80 लाख नए युवा जॉब मार्केट में आ रहे हैं। इनके लिए मौके कहाँ हैं? देखिए, भारत में असली नौकरियां बड़ी बड़ी कंपनियों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे व्यवसायों यानी MSMEs से आती हैं। लेकिन यही छोटे बिजनेस पैसों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। उन्हें लगभग 25 लाख करोड़ रुपए के कर्ज की जरूरत है। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है। और इस इतनी बड़ी समस्या के लिए सरकार का हल क्या है? एक नया फंड जो जरूरत का सिर्फ 0.3% पूरा करता है। ये तो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात हो गई। चलिए अब बात करते हैं किसानों की, जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं। क्या ये बजट उनकी दिक्कतों को दूर करता है या ये भी सिर्फ कुछ बड़े बड़े वादे करके रह जाता है? एक एनालिस्ट ने बड़ी दिलचस्प बात कही है कि बजट अब एक अनुष्ठान जैसा हो गया है, इलाज जैसा नहीं। इसका मतलब क्या ये सिर्फ एक रस्म अदायगी बनकर रह गया है जो असली समस्याओं को नहीं छूता? किसानों के लिए इस बजट में कह सकते हैं कि मिला जुला असर है। कुछ अच्छी चीजें हैं तो कुछ निराशाजनक। अच्छी बात यह है कि सरकार कोको और काजू जैसी नई फसलों को बढ़ावा दे रही है, लेकिन किसानों की लागत कम करने के लिए, जैसे कि खाद दवा पर GST घटाने के लिए, वैसा कुछ नहीं किया गया। अब एक बड़ा बदलाव, सरकार ने मनरेगा को बदलकर एक नई स्कीम शुरू की है। नाम थोड़ा लंबा है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। तो इसमें नया क्या है? देखिए, सबसे बड़ा फर्क ये है कि पहले काम की गारंटी थी, अब गारंटी नहीं है। काम तभी मिलेगा जब कोई प्रोजेक्ट होगा, और तो और अब राज्यों को भी पहले से ज्यादा पैसा खर्च करना होगा। इसका सीधा मतलब है ग्रामीण गरीबों के लिए जो एक सुरक्षा कवच था, वो शायद अब उतना मजबूत नहीं रहा। सरकार इस बात के लिए अपनी पेट थपथपा रही है कि उसने सरकारी खर्च कम कर दिया है, लेकिन सवाल ये है कि इस तथाकथित अनुशासन की असली कीमत चुका कौन रहा है? सरकार का कहना है कि उसने अपने खर्च पर लगाम लगाई है, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात मानी जाती है। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? तो ये पैसा बचाया कहाँ से जा रहा है? कटौती हो रही है गरीबों के लिए खाने की योजनाओं में, किसानों की सब्सिडी में और बेरोजगारों के लिए काम की गारंटी में। आलोचकों का कहना है कि ये एक ऐसा खेल है जिसमें फायदा कुछ लोगों तक सिमट रहा है, जबकि नुकसान सब पर बट रहा है। मतलब विकास का फायदा दिल्ली में केंद्रित हो रहा है और प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज की मार वो गांव और छोटे शहर झेल रहे हैं। ऐसे समय में जब बाढ़, सूखा और गर्मी की लहरें लगातार बढ़ रही हैं, हमारा बजट क्या कर रहा है? वो उद्योगों को कार्बन कैप्चर करने में मदद कर रहा है, न कि आम लोगों को इन आपदाओं से बचाने में। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हम कहाँ खड़े हैं? आखिर ये बजट हमें किस दिशा में लेकर जा रहा है? ये बजट का सबसे बड़ा सवाल है।
हमें मशीनों में निवेश करना चाहिए या इंसानों में? दूसरा बड़ा सवाल, क्या हमें सिर्फ सड़कें और इमारतें बनानी है या हमें अपने जंगलों और नदियों को भी बचाना है? और आखिर में, क्या हमें सिर्फ भविष्य के बड़े बड़े सपनों पर ध्यान देना चाहिए या फिर आज की जो असल समस्याएं हैं उनका हल निकालना चाहिए? तो आखिर में सवाल यही बचता है, ये बजट कैसा भारत बना रहा है? क्या ये वाकई एक विकसित भारत का बजट है जिसमें सब साथ चलें, या फिर ये दो अलग अलग भारत के बीच की खाई को और भी गहरा कर रहा है? एक वो जो तेजी से आगे बढ़ रहा है और दूसरा जो शायद पीछे छूटता जा रहा है। इस सवाल का जवाब ही हमारे आने वाले कल की तस्वीर तय करेगा। वाओ! तो भारत का 2026-27 का बजट आ गया है। अब सवाल यह है कि इसका हमारी आपकी जेब पर, इंडस्ट्री पर और देश पर क्या असर पड़ेगा। चलिए इस पूरे बजट को डिकोड करते हैं बिल्कुल आसान भाषा में। इस बार के बजट का जो सेंट्रल आइडिया है वो है विकसित भारत। मतलब सरकार की नजरें बड़े लक्ष्यों पर हैं, लेकिन साथ ही ये भी पक्का करना है कि तरक्की की इस दौड़ में कोई पीछे न छूटे, चाहे वो गांव में हो या शहर में हो। अब ये बैलेंस बनाना ही आप कह सकते हैं इस बजट का सबसे बड़ा चैलेंज है। देखिए, सरकार का फोकस बिल्कुल क्लियर लग रहा है। सिर्फ बड़े बड़े वादों या लोक लुभावन योजनाओं के बजाय जोर है अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत करने पर। मतलब ऐसी नीतियां बनाना जो देश को लॉन्ग टर्म में फायदा दे, भले ही शॉर्ट टर्म में वो उतनी पॉपुलर ना लगे। तो फिर सरकार का इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट आखिर है क्या? चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। सरकार ने अपने विजन को आप कह सकते हैं 3 मेन पिलर्स पर खड़ा किया है। पहला कि देश में प्रोडक्टिविटी और कंपटीशन को कैसे बढ़ाया जाए। दूसरा, लोगों की स्किल्स को कैसे बेहतर बनाया जाए ताकि वो भी देश की तरक्की में हिस्सेदार बन सकें। और तीसरा, ये पक्का करना कि हर किसी को आगे बढ़ने के लिए जरूरी रिसोर्सेज और मौके मिलें। अच्छा, तो इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए सरकार का दाव किन सेक्टर्स पर है? चलिए अब ग्रोथ और मैन्युफैक्चरिंग वाले हिस्से पर नजर डालते हैं। देखिए, मेक इन इंडिया को और मजबूत बनाने के लिए बजट में कई बड़े कदम उठाए गए हैं। जैसे जो पुराने इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उनमें फिर से जान डालना, बायोफार्मा और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे फ्यूचर के सेक्टर्स को बूस्ट करना, और हाँ, फाइनेंशियल सेक्टर को इतना मजबूत बनाना ताकि इन सभी इंडस्ट्रीज को फंडिंग की कोई कमी ना हो। और यहाँ आईटी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। सरकार ने सेफ हार्बर की लिमिट 300 करोड़ से सीधा बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपए कर दी है। अब आसान शब्दों में इसका मतलब यह है कि आईटी कंपनियों के लिए टैक्स का हिसाब किताब रखना बहुत आसान हो जाएगा और जो टैक्स को लेकर विवाद होते थे वो भी कम होंगे। ये इस सेक्टर के लिए एक जबरदस्त राहत है। चलिए अब बजट के एक ऐसे हिस्से पर आते हैं जो सिर्फ इकोनॉमी के लिए नहीं बल्कि हमारे और आपके भविष्य के लिए बहुत जरूरी है, और वो है ग्रीन एनर्जी। सरकार का मैसेज बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। भविष्य रिन्यूएबल एनर्जी का है। सोलर और विंड एनर्जी पर जो ये जोर दिया जा रहा है वो सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं है, ये भारत को एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और हाँ, इंडस्ट्री की तरफ से भी इस पे काफी पॉजिटिव रिएक्शन आ रहा है। जैसे सुजलॉन ग्रुप के गिरीश दांती का कहना है कि ये बजट भारत के एनर्जी सेक्टर का पूरा नक्शा बदल सकता है। और ये सिर्फ बिजली पैदा करने तक ही सीमित नहीं है, हमारी सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियों की भी बात है। डॉक्टर उदय नारंग का मानना है कि ये बजट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाने की रफ्तार को तेज करेगा। इसका सीधा मतलब है कि आने वाले समय में हमें क्लीन और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के और भी ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे। तो ठीक है, बजट में भविष्य की बड़ी बड़ी बातें तो हैं, लेकिन आम आदमी की जिंदगी को आसान बनाने के लिए क्या है? चलिए अब जरा इस पर भी एक नजर डालते हैं। ये वो सवाल है जो हर टैक्स पेयर के मन में आता है ना? तो आइए देखते हैं कि बजट में उनके लिए क्या खास है। तो टैक्स पेयर्स के लिए इस बजट में कई जरूरी बदलाव किए गए हैं। चलिए कुछ सबसे बड़े बदलावों को देखते हैं जिनका सीधा असर हमारी जेब पर पड़ सकता है। अच्छा, अगर आप विदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। जो विदेशी टूर पैकेजेस पर TCS यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लगता था, उसे अब काफी कम कर दिया गया है। पहले ये 5% या कभी कभी तो 20% तक पहुंच जाता था, लेकिन अब ये सिर्फ 2% होगा। मतलब साफ है, विदेश घूमना अब थोड़ा सस्ता हो जाएगा। हम सब जानते हैं टैक्स रिटर्न भरते समय कभी कभी गलती हो जाती है। अब सरकार ने उस गलती को सुधारने के लिए हमें और ज्यादा टाइम दिया है। पहले इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर होती थी, लेकिन अब आप एक छोटी सी फीस देकर 31 मार्च तक अपना रिटर्न ठीक कर सकते हैं। ये सच में टैक्स पेयर्स के लिए एक बड़ी राहत की बात है।
तो ये तो हुई बजट की बातें। अब देखते हैं कि इंडस्ट्री के बड़े दिग्गज इस बारे में क्या सोचते हैं। तो इंडस्ट्री का ओवरऑल रिएक्शन कैसा है? हीरो फ्यूचर एनर्जीज के राहुल मुंजाल इसे एक ऐसा बजट बता रहे हैं जो प्रैक्टिकल भी है और दूर की सोच भी रखता है। उनका मानना है कि इसका फोकस एक आत्मनिर्भर भारत बनाने पर है। और ये पॉजिटिव सेंटिमेंट सिर्फ एक जगह से नहीं आ रहा, सोलर एनर्जी सेक्टर से भी अच्छी खबर है। फ्रेयर एनर्जी के सौरव मारदा का कहना है कि बजट में जो बदलाव किए गए हैं उनसे सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग जुटाना अब और आसान हो जाएगा। और ये कहानी सिर्फ सोलर एनर्जी तक ही नहीं रुकती। बायोफ्यूल सर्कल के सुहास बख्शी का मानना है कि बजट में जो पॉलिसी चेंजेस हुए हैं वो बायो एनर्जी जैसे नए सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट को खींच कर लाएंगे, जो भारत के एनर्जी फ्यूचर के लिए बहुत क्रूशियल है। तो कुल मिलाकर देखें तो विजन काफी बड़ा है और इंडस्ट्री का रिएक्शन भी पॉजिटिव है। लेकिन असली सवाल तो अब खड़ा होता है, क्या यह बजट ग्रोथ की रफ्तार और हर किसी के विकास, इन दोनों के बीच वो मुश्किल बैलेंस बना पाएगा जिसका वादा किया गया है? जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन हम सबकी नजरें इसी पर टिकी रहेंगी।